वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 का चैप्टर 4 साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। पहले ये चैप्टर का नाम क्या था? कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। अब इस चैप्टर का नाम बदल गया है, क्या हो गया है? साउथ एशिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। चैप्टर में कोई चेंज नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ इसका नाम बदला है। तो लेट्स स्टडी द चैप्टर। आज हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे एंड वी विल डिस्कस कि क्या एरिया है ये हमारा साउथ एशिया। एंड ये वही एरिया है जिसके अंदर हम रहते हैं, जहाँ पे इंडिया आता है। साउथ एशिया वही एरिया है। हम इसकी पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे डेमोक्रेसी है, मिलिट्री रूल है, किस टाइप के इंडिया के नेबर्स कैसे हैं और इंडिया के नेबरिंग जो कंट्रीज हैं वहाँ पे किस टाइप की पॉलिटिक्स चलती है। दैट मेनली वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले वी विल डिस्कस पोस्ट कोल्ड वॉर एरा की हम बात करेंगे, यानी कि जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया उसके बाद की हम बात करेंगे। और ये कौन सा रीजन है? ये हमारा अपना रीजन है, ओन रीजन, एंड द रीजन नेम इज साउथ एशिया। अब देखो, कोल्ड वॉर के बाद से ये जो रीजन है इसकी भी काफ़ी ज़्यादा ना इंपॉर्टेंस होने लगा। क्यों? क्योंकि ये लोग ब्रिटिशर्स से आज़ाद हो गए थे। मोस्टली जितनी भी कंट्रीज यहाँ पे थी कॉलोनियल रूल से फ्रीडम मिला था। सेकेंडली, अब ये न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो गए थे, यानी कि सब ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने शुरू कर दिए थे। तो जब भी अगर किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो दैट मीन्स वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि वी ऑल नो द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कि अगर वो किसी गलत हाथों में पड़ गए तो वो कंट्री कुछ भी गलत कर सकती है पूरे वर्ल्ड के साथ। इसलिए अब ये रीजन की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने लग गई थी। सेकेंडली, जो साउथ एशिया का रीजन है हमारा, इंडिया पाकिस्तान वाला और इतने सारे जो हमारे नेबर्स हैं, ठीक है, तो ये रीजन में क्या था कि बाउंड्री सही से नहीं डली हुई थी। वी ऑल नो ब्रिटिशर्स ने जैसे हमारा पार्टीशन कराया वैसे ही बाकी जितनी कंट्रीज थी इनमें बाउंड्री डिस्प्यूट थे, रिवर वाटर को लेके इश्यू थे। अब हमारा पाकिस्तान से झगड़ा होता है रिवर वाटर पे, और हमारा बांग्लादेश से भी झगड़ा होता है ऑन वाटर और बाउंड्रीज के ऊपर। तो दिस इज कॉमन, हमेशा नेबरिंग कंट्रीज में प्रॉब्लम रहती है। तो उसकी वजह से ये जो एरिया है कहते हैं कि ये ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है। अगर ये एरिया की जितनी भी कंट्रीज है उन्होंने अपनी आपसी दुश्मनी भुला दी और इकट्ठे कॉपरेट करके अगर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया तो जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी। एंड क्या होगा, ये जो साउथ एशिया जो रीजन हैगा इट विल बी वेरी प्रॉस्परस, यानी बहुत ज़्यादा तरक्की हो जाएगी इसकी। अब वी विल स्टडी द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ ऑल दीज कंट्रीज, यानी कि अब अगर हमें इस एरिया को समझना है देन लेट्स स्टडी द इनकी की पॉलिटिक्स कैसे है। अब इंडिया का तो हमें पता है हमारे डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो अब इन सब कंट्रीज का वी विल स्टडी। इंडिया वाले का हमने हमारी जो बुक 2 है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस उसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन साउथ एशिया? कौन सी जगह है हमारी साउथ एशिया? तो इट मेनली कंसिस्ट ऑफ 7 कंट्रीज। 7 कंट्रीज को बना के हमारा ये साउथ एशिया रीजन निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। इसकी शॉर्ट फॉर्म बना के तुम्हें लर्न करनी है BBM पिन्स। B फॉर बांग्लादेश, भूटान, M फॉर मालदीव्स, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल, S फॉर श्रीलंका। तो कभी भी आप नहीं भूलोगे अगर इस शॉर्ट फॉर्म से याद करोगे दैट व्हाट इज साउथ एशिया, यानी कि साउथ एशिया में मेनली कौन सी कंट्रीज आती है। ओके, कभी कभी हम इसके अंदर अफगानिस्तान और म्यांमार को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अगर हम होल की बात करें, पूरे के मिला के बात करें, कभी कभी अफगानिस्तान एंड म्यांमार के बारे में भी डिस्कशन हो जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट साउथ एशिया, ठीक है। और हमारी जो पॉलिटिक्स है यहाँ पे, जो साउथ एशिया के अंदर जो कुछ भी चल रहा होता है उसमें चाइना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर रहता है, बट चाइना साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। तो अगर एग्जाम में इज चाइना पार्ट ऑफ साउथ एशिया, सो यू विल राइट फॉल्स। चाइना साउथ एशिया का पार्ट नहीं है, बट फिर भी हमारी जो हमारे पे काफ़ी ज़्यादा इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर। बुक में ये लिखा है कि आपको पता है ये हमारे भी इतने डिस्प्यूट चलते हैं चाइना के साथ, और हर कंट्री ट्रेड इशू से किसी ना किसी तरीके से चाइना के साथ इन्वॉल्व होती है। ओके, अब पढ़ते हैं इनके फीचर्स। कौन सा रीजन है ये, क्या इसके फीचर्स है? तो इसके नॉर्थ में माइटी हिमालयाज है, यानी कि बड़े बड़े हमारे हिमालयाज है नॉर्थ में। एंड साउथ में 3 सीज है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन आता है। और ये इंसुलेटेड है फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट सी दोनों साइड से इंसुलेटेड है। और इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डिफरेंसेस है, यानी कि आपने देखा है कि पाकिस्तान का कल्चर अलग है, इंडिया का कल्चर अलग है, श्रीलंका का कल्चर अलग है, फूड प्रैक्टिसेस अलग है, लैंग्वेजेस अलग है। तो ये इतनी ज़्यादा डिस्टिंक्टिवनेस, यानी कि इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस, अलग अलग चीज़ें कैसे आई हैं आपके कल्चर्स के अंदर? बिकॉज ऑफ द इंसुलैरिटी, यानी कि आपस में ये जो दोनों
ईस्ट और वेस्ट से ये जो रीजन हैगा इट इज़ इंसुलर, और इस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंसेस होते हैंगे। ओके, कोई पहाड़ी इलाका है, कोई प्लेन है, कोई कोस्टल एरिया हैगा, तो इस वजह से जब भी रीजन्स के हिसाब से भी जो कल्चरल डिफरेंसेस है वो आते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फीचर्स ऑफ आर साउथ एशिया। बाउंड्रीज यहाँ की क्लियर से नहीं डली हुई, यानी कि जो रीजन है इसकी बाउंड्रीज, अभी आपने देखा चाइना और इंडिया का वॉर होने वाला था बिकॉज ऑफ द बाउंड्री डिस्प्यूट, पहले भी हुए हैं, पाकिस्तान के साथ भी हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट पे वॉर हुआ है। तो बाउंड्रीज इस एरिया की ठीक से नहीं डली हुई हैं, तो इस वजह से यहाँ पे वॉर होता हैगा। नॉर्थ एंड साउथ की बाउंड्रीज ठीक से डली हुई हैं, पर जो ईस्ट एंड वेस्ट एरिया है वहाँ की जो बाउंड्रीज है वो ठीक से नहीं डली हुई हैं। ठीक है, तो इन 7 कंट्रीज की डाइवर्सिटी है, इस 7 कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, यानी कि लोग बिल्कुल ही अलग अलग तरीके के हैं इन 7 की 7 कंट्रीज के अंदर, बट स्टिल वी कैन से दैट ये एक जियो पॉलिटिक्स फॉर्म करती है, यानी कि अगर हम देख के चले तो ये एक बहुत मेजर एरिया हमारा कंज्यूम करती है ऑफ आवर जोग्राफी, हमारे अर्थ का काफ़ी मेजर एरिया ये कंज्यूम करती है, एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑल्सो। ओके, तो अब हम इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट अंदर कैसे चलता है ये हर कंट्री किस तरीके से अपनी रूलिंग करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया और श्रीलंका की। जब से इन्हें आज़ादी मिली है, जैसे हमें ब्रिटिशर से आज़ादी मिली वैसे श्रीलंका को मिली, तब से ये सक्सेसफुल डेमोक्रेसी पे हैगी। ठीक है, अब बात करते हैं पाकिस्तान एंड बांग्लादेश की। तो यहाँ पे सिविलियन और मिलिट्री दोनों रूल आता जाता रहता है, कभी डेमोक्रेसी आ जाती है, कभी मिलिट्री रूल आ जाता है, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो पाकिस्तान है सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी कब चली, इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड, कब, जब बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की गवर्नमेंट बनी थी। बट फिर उसके बाद भी 1999 में जब मिलिट्री कूप हो जाता है, जो मुशर्रफ करते हैंगे, उसके बाद से जो पॉलिटिक्स है वहाँ की फिर से गड़बड़ हो जाती है। तो हम पाकिस्तान में इसके बारे में डिस्कस करेंगे दैट क्या होता है पाकिस्तान के अंदर, जैसे ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो जाती है तो मिलिट्री कूप आ जाता है। ओके, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट कंट्री। हमारी नेक्स्ट कंट्री इज नेपाल। हमने क्लास 7 में बहुत डिटेल में पढ़ा था किस तरीके से जो नेपाल थी इट वाज अर्लियर 2006 में इसके अंदर एक पॉपुलर अपराइजिंग होती है। पहले ये मोनार्की होती है और फिर लोग प्रोटेस्ट करते हैं एंड ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाती है। ठीक है, और अब लोग और ज़्यादा हमारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं टू मेक इट अ फुली डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। कौन सी है हमारी नेक्स्ट? भूटान। भूटान एक छोटा सा, सबसे, ये जो 7 देश हैं इनमें से सबसे छोटा भूटान है एंड इट इज़ अ मोनार्की। अब बात चल रही है कि नाउ इट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम मोनार्की टू मल्टी पार्टी सिस्टम। गाइज देखो, अगर आप करंट कंटेक्स्ट को देखना चाह रहे हो तो दैट इज समथिंग एल्स, बट हमें अपने जो क्वेश्चंस हैं उनमें अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी आंसर करना है। तो वी विल जस्ट मेंशन दैट भूटान इज मोनार्की एंड इट इज मूविंग फॉरवर्ड टू सेटल द मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। हम एनसीईआरटी के हिसाब से लिखेंगे। लास्ट कंट्री कौन सी हो गई आपकी? मालदीव्स। मालदीव्स इज एन आइलैंड नेशन। ये 1968 तक एक सल्टनेट थी, यानी कि 1968 तक यहाँ पे सुल्तान का रूल था। उसके बाद ये चेंज हो गई, सल्टनेट से चेंज होके यहाँ पे क्या हो गई? रिपब्लिक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई। और जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर्स होती है, यहाँ पे पावर प्रेसिडेंट के पास रही, जैसे कि यूएसए में होता है, यूएसए के प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। ठीक है, अब जो तो जून 2005 में इसको मल्टी पार्टी बनाने के लिए वोटिंग हुई एंड नाउ इट्स अ मल्टी पार्टी सिस्टम। एंड इसकी एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल पार्टी है, उसका नाम बुक में गिवन है, दैट यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज वो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मालदीव्स की पार्टी है। ओके, तो यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, 1 मार्क के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे तरीके से पॉलिटिक्स चलती है। अब हमारा पड़ोसी है, जानते हैं किस तरीके से हिस्ट्री में क्या होता था यहाँ पे और अभी का हाल। तो पाकिस्तान, तो जैसे ही पाकिस्तान की पहली कॉन्स्टिट्यूशन बनी, जैसे इंडिया की बनी थी, तो उस समय पे यहाँ पे मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल अयूब खान। ठीक है, अब ये जो मैंने देखो बिल्कुल ही पहले नाम लिख दिया है, फिर ईयर लिख दिया है कि किसने कितने साल तक रूल करा और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी या मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी थी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑब्वियस है 6 मार्क में आएगा।
हमेशा आता है, ये 1-2 साल छोड़ के क्वेश्चन आता है, इस साल आ सकता है क्वेश्चन। तो गाइस ये अगर आपने इसको, इन कीवर्ड्स को आपने अगर पढ़ लिया तो क्वेश्चन फॉर्मेशन में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन में बस इजार लगा के वर्ड्स फॉर्म करने हैं, तुम्हें सारा मैटर यहाँ लिखा हुआ है। तो पहले आते हैं जनरल अयूब खान, जैसे ही इनको फ्रीडम मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, एंड ही टुक द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ये पूरा का पूरा संभालते हैं अपना पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन। बट लोग खुश नहीं थे इनके रूल से, दे वर डिससैटिस्फाइड, क्योंकि हमें पता है जब भी मिलिट्री रूल होता है तो बहुत ज़्यादा करप्शन होता है। तो लोग इनके रूल से डिससैटिस्फाइड थे और कुछ समय बाद रूल चेंज हो जाता है। अब इनकी जगह डेमोक्रेसी नहीं आती, फिर से एक मिलिट्री का जनरल आता है, मिलिट्री जनरल, यानी कि मिलिट्री का रूल हो रहा है। एक और मिलिट्री जनरल आता है जिनका नाम है जनरल याया खान। ठीक है, अब जो जनरल याया खान है उस समय पे जब ये जनरल होते हैं पाकिस्तान के, तो क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर वॉर हो जाता है। हमारा जो इंडो पाक वॉर होता है ना, जब ईस्ट पाकिस्तान खत्म हो जाता है और नई कंट्री बन जाती है बांग्लादेश, वो वाला वॉर होता है जनरल याया खान के अंडर। बांग्लादेश क्राइसिस 1971 इसको कहा जाता है, जो वॉर होता है इंडिया का, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान खत्म हो जाता है एंड एक नई कंट्री बांग्लादेश बन जाती है। तो आपको याद रखना फॉर 1 मार्क का, किसके रूल में हुआ था, याया खान के रूल में हुआ था। उसके बाद आती है जुल्फिकार अली भुट्टो की इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी कि अब डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई। कब हुई, 1971 में। देखो जब वॉर खत्म हुआ तो जैसे इंडिया की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ा था, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे तो बहुत ही ज्यादा बुरा इफेक्ट पड़ा था। तो वहां पे पॉपुलर अपराइजिंग से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है किसकी, जुल्फिकार अली भुट्टो की इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। ये 1971 में होती है और 77 के अंदर फिर से इनको हटा दिया जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हो कितना अनस्टेबल है कि डेमोक्रेसी आती है जैसे तैसे करके, बट एक मिलिट्री रूलर आके उसको हटा देगा। फिर से क्या होता है, एक और हमारा मिलिट्री रूलर, मिलिट्री जनरल आता है, जनरल जिया उल हक, और ये 77 में आके टुक ओवर कर लेता है यहाँ की पॉलिटिक्स को। यानी कि आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारी इस्टेब्लिश हुई थी डेमोक्रेसी यहाँ पे, कब हुई, 71 के अंदर, और 1977 के अंदर ये जो जिया उल हक थे, इन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दिया और मिलिट्री कूप हो गया। मिलिट्री कूप क्या होता है, तख्ता पलट, यानी कि उनको हटा दिया और अब मिलिट्री जनरल आके बैठ गया है। अब लोग खुश नहीं थे, ऐसा अगर एक बार ये डेमोक्रेसी टेस्ट कर ली ना, जैसे सोवियत यूनियन में हुआ था, तो लोग प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चलाते हैं, यानी कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, मिलिट्री रूलर्स जाओ। तो 77 में जब जिया उल हक आ गए तो फिर से 1982 में प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट लॉन्च हो गए। लोगों ने कहा हटो हटो, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हटो। तो धीरे धीरे ऑब्वियस है, जब मिलिट्री कूप हुआ उसके बाद अपराइजिंग हुई, 1982 में अपराइजिंग हुई। कुछ सालों बाद हमें रिजल्ट मिल गया 1988 के अंदर। बेनजीर भुट्टो, वेरी फेमस पर्सन, हम सबको इनके बारे में पता है। बेनजीर भुट्टो की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो जाती है इन पाकिस्तान, और ये सबसे सक्सेसफुल डेमोक्रेसी थी इन पाकिस्तान। कब से कब तक ये चली थी, ये ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक चली थी। और जब ये गवर्नमेंट चल रही थी तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी और मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच में टसल रहती थी। यानी कि उस समय पे पाकिस्तान एक 2 पार्टी सिस्टम बन गया था, जैसे हमारे यहाँ बीजेपी एंड कांग्रेस है, तो उस तरीके से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच में टक्कर चलती रहती थी और दे वर फॉर्मिंग द पॉलिटिक्स। यानी कि जब सबसे अच्छे तरीके से डेमोक्रेसी चली पाकिस्तान के अंदर, दैट वाज फ्रॉम 1988 टू 1999। हम बुक कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1999 तक सब कुछ सही चल रहा होता है, फिर से मिलिट्री कूप होता है, यानी कि फिर से एक मिलिट्री जनरल आते हैं और वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा देते हैं और खुद का रूल एस्टैब्लिश कर देते हैं। कौन आते हैं अब, ये वर्ल्ड फेमस जनरल मुशर्रफ, सबको पता है इनके बारे में। पहले जब हम थोड़े छोटे थे, कुछ सालों पहले, ये रोज टीवी पे हमें दिखते रहते थे, परवेज मुशर्रफ इनका नाम है। ये 1999 के अंदर ये मिलिट्री कूप करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को हटा देते हैं, एंड 2001 के अंदर ये इलेक्शंस करवाते हैं एंड खुद को प्रेसिडेंट बना देते हैं पाकिस्तान का। तो उसके बाद से हमें आगे का उसका नहीं पढ़ना है, हमारी बुक के मुताबिक हमें इतना ही पढ़ना है। तो 2001 के अंदर जनरल मुशर्रफ जो है खुद को इलेक्ट कर लेते हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, एंड यहाँ पे फिर से मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश हो जाता है। दिखावे के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्शंस करवाए जाते थे उसके बाद, यानी कि दिखाया जाए कि डेमोक्रेसी चल रही है पाकिस्तान के अंदर, कि वर्ल्ड को लगे इट इज़ अ डेमोक्रेटिक नेशन, बट फिर भी क्या था, अंदर खाते एक मिलिट्री रूल ही चल रहा था, दैट वाज फुली करप्टेड। ओके,
तो विद दिस एक बार रिविजन कर लेते हैं। जनरल अयूब खान आए, मतलब मिलिट्री रूल था। फिर आए याया खान, जिसके पीरियड में वॉर हुआ। फिर आई जुल्फिकार अली भुट्टो के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसको हटा दिया गया, एंड हमारे जिया उल हक आ गए। ठीक है, अब जिया उल हक आए, उसके बाद 1982 में डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने कहा जाओ डेमोक्रेसी लाओ। तो बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट बनी और वो बहुत अच्छे से चल ही रही थी कि परवेज मुशर्रफ आके फिर से तख्ता पलट कर देते हैं एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा देते हैं। तो दिस इज द होल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अभी का कंटेक्स्ट हमें नहीं पढ़ना है। तो तुम्हारे दिमाग में चल रही होगी बात, भाई क्यों बार बार मिलिट्री आके कॉन्कर कर रही है गवर्नमेंट को। तो उसका रीजंस पढ़ते हैं यहाँ पे, ये जरूर आता है एग्जाम में, इस क्वेश्चन के साथ मर्ज करके ही लिखना पड़ता है हमें, कई बार 4 मार्क में लगाता है। फीचर्स ऑफ फेलियर और डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है इसका यहाँ पे। तो सबसे पहला क्या है, सोशल डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, क्लर्जी एंड लैंड ओइंग क्लासेस, यानी कि बहुत ज्यादा डोमिनेंट है यहाँ की मिलिट्री का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। क्यों है अभी बताती हूँ। क्लर्जी यानी कि मौलवी जो होते हैं, ये जो मुस्लिम्स के आप कह सकते हो, जो मेनली जैसे हिंदूज के पंडित होते हैं वैसे ही मुस्लिम्स के मौलवी होते हैं, जो बड़े बड़े मौलवीज हैं, क्लर्जी लोग हो गए, उनकी डोमिनेंस है यहाँ पे। और लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेसी यानी कि जो जमींदार थे यहाँ के, वो चाहते हैं कि मिलिट्री रूल ही रहे, क्योंकि मिलिट्री रूल में करप्शन होता है इसलिए। नेक्स्ट चीज क्या हो गई, पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। क्या कहता है, जो पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कश्मीर के ऊपर, उसकी वजह से पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो बहुत ही फ्यूल अप हो रही है, यानी कि मिलिट्री जो है वो संभाल के रख रही है इस कश्मीर इशू को। इसलिए जो बार बार मिलिट्री है वो पाकिस्तान को कॉन्कर कर लेती है, डेमोक्रेसी वहां पे नहीं चलने देती, एंड बार बार पाकिस्तान में मिलिट्री रूल चलता है। अगर ये कश्मीर का मुद्दा खत्म हो गया, अगर कश्मीर इशू खत्म हो जाता है, तो जो पाकिस्तान की मिलिट्री की वैल्यू है, दैट वी कैन से दैट पाकिस्तान की मिलिट्री बार बार टेक ओवर नहीं करेगी फिर। ओके, तो प्रो मिलिट्री ग्रुप क्यों है पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज ऑफ द जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है विद इंडिया कश्मीर इशू के ऊपर। ओके, नेक्स्ट हो गई हमारी पॉलिटिकल पार्टीज एंड डेमोक्रेसी वुड लीड टू, और आप कह सकते हो कि वो खराब कर देंगे। मतलब पाकिस्तान के जो ये मिलिट्री लीडर्स है, दे थिंक कि अगर वो डेमोक्रेसी लेकर आए, पॉलिटिकल पार्टीज लेकर आए, तो इन चोचलेबाजियों में, बुक के मुताबिक अगर बात करें तो, जो सिक्योरिटी है पाकिस्तान की वो हार्म हो जाएगी, यानी कि अब पाकिस्तान सिक्योर नहीं रहेगा। और ये जो सेल्फिश पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स को, डेमोक्रेसी को सेल्फिश बोला और कहा कि उसकी वजह से पाकिस्तान बेकार हो जाएगा। ओके, तो दीज आर द रीजंस। पहले 3 रीजंस हमने पढ़ लिए। एक और रीजन है कि जो बाहर के देश हैं, यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज है, वो भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो। दे ऑल्सो वांट कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल ही रहे। अब वो ऐसा क्यों चाहते हैं, वाई डू दे इनकरेज मिलिट्री रूल? तो उसका रीजन है ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म। वी ऑल नो टेररिज्म बहुत फैलता है, एंड इस वजह से पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर स्टेट, यानी कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अब यूएसए और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज डरती है कि अगर डेमोक्रेसी आ गई और गलती से किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स पड़ गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ये चाहते हैं कि मिलिट्री रूल रहे और मिलिट्री संभाल के रखेगी न्यूक्लियर वेपन्स को, तो पूरे वर्ल्ड को कोई नुकसान नहीं होगा। ये इनके व्यूज हैं। बट फिर भी पाकिस्तान में मिलिट्री हो या डेमोक्रेसी हो, इट हैज स्ट्रॉन्ग प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट, यानी कि जो वहाँ की जनता है वो डेमोक्रेसी से ही पाकिस्तान को चलाना चाहती है। एंड देयर इज वेरी फ्री प्रेस, यानी कि सेंसरशिप नहीं है प्रेस के ऊपर। मीडिया को फ्री दे रखा है उन्होंने, मीडिया कुछ भी छाप सकती है खबर, बिल्कुल ही फ्री प्रेस है। एंड देयर आर स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट मूवमेंट, यानी कि अगर किसी के ह्यूमन राइट्स वायलेट होते हैं तो वहाँ पे ह्यूमन राइट मूवमेंट भी चलता हैगा। तो करप्शन भी है एंड एट द सेम टाइम फ्रीडम भी है हमारे पाकिस्तान के अंदर। विद दिस हमारा 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो गया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे हमारा। ओके, टॉपिक स्टार्ट करते हैं डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। तो हमने पाकिस्तान का देख लिया, नाउ वी विल स्टडी बांग्लादेश। अगर किसी को नहीं पता है तो 1947 से लेकर 1971 तक जो बांग्लादेश था दैट वाज ईस्ट पाकिस्तान। आपको पता है ब्रिटिशर्स जब गए थे उन्होंने 2 पाकिस्तान बना दी, एक वेस्ट पाकिस्तान जो अभी का पाकिस्तान है, फिर इंडिया का बॉर्डर आता था, मतलब इंडिया की सारी बाउंड्री, और फिर था हमारा ईस्ट पाकिस्तान बंगाल के नीचे, असम के नीचे, और वो ईस्ट पाकिस्तान आज के टाइम पे क्या है हमारा बांग्लादेश। तो वही हमें पढ़ना है दैट किस तरीके से जो ये ईस्ट पाकिस्तान था दैट वाज कन्वर्टेड इनटू बांग्लादेश, और जब वो बांग्लादेश बन गया तो वहां पे पॉलिटिक्स कैसे चली। ठीक है, तो पार्टीशन जो था इंडिया का, उसके बाद हमारा ईस्ट पाकिस्तान बना। किन कौन कौन से एरिया से, बंगाल से और असम से बन गया हमारा, क्या बन गया हमारा ईस्ट पाकिस्तान। अब ये जो एरिया था ना ये बहुत परेशान था फ्रॉम द वेस्ट पाकिस्तान।
अभी बंगाल नहीं कहेंगे इसको हम, अभी हम इसको कहेंगे ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान बहुत परेशान था वेस्ट पाकिस्तान से, जो अभी वाला है, जिससे हम भी बहुत परेशान है, वही वाले पाकिस्तान से बहुत परेशान था। क्यों परेशान था? बिकॉज देखो, जो वेस्ट पाकिस्तान था वो डोमिनेट कर रहा था ईस्ट पाकिस्तान को। अब ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली लोग रहते थे एंड वेस्ट पाकिस्तान में मेनली मुस्लिम्स थे, तो वो बंगाली कल्चर को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, इसलिए ईस्ट पाकिस्तानी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे। दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अनफेयर ट्रीटमेंट जो वो लोग दे रहे टू द बंगाली कल्चर, यानी कि वो बंगाली कल्चर को कोई महत्व ही नहीं देते थे, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिकल शेयर, यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर उन्हें रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दे रहे थे, यानी कि उनको कोई भी पॉलिटिक्स के अंदर, सरकार के अंदर हक नहीं मिल रहा था ईस्ट पाकिस्तान को। जो वेस्ट पाकिस्तान थे, जिनका भी हमने पढ़ा, शेख मुजिब थे, अयूब खान थे, वो ही सब कुछ डोमिनेट कर रहे थे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर भी, ठीक है। मुजिब नहीं, सॉरी, अयूब खान। तो क्या होता है, यहाँ पे एक नया लीडर इमर्ज होके आता है, वही जो मुजिब, मैंने गलती से बोल दिया, शेख मुजिब उर रहमान, ठीक है। ही लॉन्च्ड अ मूवमेंट, उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च करा ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल एंड व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड डिमांडिंग ऑटोनॉमी। उन्होंने ऑटोनॉमी मांगी पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से, कि हमें भी राइट्स दो, हमें भी शेयर दो इन द पार्लियामेंट एंड इन द पॉलिटिक्स। तो 1970 के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, रेड से मैंने हाईलाइट कर दिया है, उसमें ईस्ट पाकिस्तान के अंदर अवामी लीग, ये जो शेख मुजिबुर रहमान थे उन्हीं की पार्टी थी अवामी लीग, वो जीत जाती है, और वो जीतती है, मेजोरिटी से जीतती है, बहुत आराम से जीत जाती है, सारी की सारी सीटें जीत जाती है। अब अगर कोई पार्टी मेजोरिटी से जीत गई तो ऑब्वियस है भैया सरकार उसको बनाने दोगे, बट ये जो वेस्ट पाकिस्तान वाले फिर ये रिफ्यूज कर देते कि हम मुजिब को, शेख मुजिब को सरकार नहीं बनाने देंगे, और शेख मुजिब को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ये काम कौन करवाता है? जनरल याया खान, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, जनरल याया खान। और जनरल याया खान मुजिब रहमान को तो अरेस्ट करवा ही लेते हैं, जो पॉपुलरली इलेक्ट, जैसे कि आप समझ लो कोई बहुत ही सीएम इलेक्ट हुआ है, कहीं का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ है, उसे हटा के उसको जेल में डाल दिया। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, जो पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर है उसको अरेस्ट कर लिया, और जो लोग आवाज उठा रहे थे कि ऐसे क्यों कर रहे हो, तो उनको बहुत ज्यादा मारधाड़ होने लग गई, और जो पाकिस्तानी आर्मी थी उनको जान से मारने लग गई। तो लोग अपनी जान बचाने के लिए इंडिया के अंदर माइग्रेट करने लग गए। अब वो भाग भाग के इंडिया में जब आ रहे थे, तो इंडिया के लिए क्या हो गया, रेफ्यूजी प्रॉब्लम। अभी अभी तो हमारा पार्टीशन हुआ था, अब हमारे यहाँ रेफ्यूजीज आने लग गए, एंड फिर भी इंडिया के अंदर सेंटिमेंट्स तो थे ही ना, वो थे तो हमारे लोग ही, कुछ समय पहले ही तो हमसे अलग हुए थे वो, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट को बहुत रेफ्यूजी प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू हेल्प द ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान हो गया ना, वही जो अभी का बांग्लादेश है। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हम इनकी हेल्प करेंगे, पॉलिटिकली भी करेंगे और फाइनेंशियली भी करेंगे, और वो कहते हैं कि जब तुम्हारा सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान का, तो ईस्ट पाकिस्तान डिमांड करता है कि हमें हमारा देश बनाने दो, एक नया देश बनाने दो, अपना बांग्लादेश। तो इसी वजह से वॉर हो जाता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान बोलता है कि इंडिया क्यों उनके मैटर्स के अंदर इंटरफेयर कर रहा है, इंडिया क्यों ईस्ट पाकिस्तान की फाइनेंशियली या मिलिट्री हेल्प कर रहा है। तो एज अ रिजल्ट जब जनरल याया खान होते हैं कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर, तो उस समय पे इंडो पाक वॉर होता है। कब शुरू होता है ये? दिसंबर 1971 के अंदर। और ये खत्म कब होता है? ये खत्म तब होता है जब नई कंट्री बन जाती है हमारी बांग्लादेश। तो नाउ आपने देखा कि पार्टीशन के बाद एक वेस्ट पाकिस्तान था, एक ईस्ट पाकिस्तान था, और ये सब कुछ जो हमने पढ़ा उसके बाद हमारा बांग्लादेश बन जाता है। ओके, अब जब बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश एक न्यू कंट्री बन गई, तो जब भी कोई न्यू कंट्री बनती है तो सबसे पहले वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। तो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करा हम सेक्युलर होंगे, डेमोक्रेटिक होंगे और सोशल होंगे। सेक्युलरिज्म मतलब हर एक धर्म को महत्व देंगे, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, एंड थर्ड सोशलिज्म मतलब कि स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी होगी। नेक्स्ट, अब क्या करा वहां पे, तो ये इनकी कॉन्स्टिट्यूशन हो गई। 1975 के अंदर शेख मुजिब जो अभी पहले यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, जो एक पॉपुलर लीडर थे अवामी लीग के, उनको लोगों ने इलेक्ट करा, मेजोरिटी से जीते, उन्हीं शेख मुजिब ने 1975 के अंदर क्या करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देते हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिखी होती है, अब ये उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म कर देते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म मतलब जिसमें प्राइम मिनिस्टर हेड होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म मतलब जिसमें प्रेसिडेंट हेड होता है, ठीक है। और वो हर एक पार्टी को अबॉलिश कर देते हैं एक्सेप्ट अवामी लीग, यानी कि पहले वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम था बांग्लादेश में, और ये शेख मुजिब क्या करते हैं, सारी पार्टीज को हटा देते हैं और कोई पार्टी नहीं रहेगी, बस एक ही पार्टी रहेगी, उनकी अवामी लीग। तो दिस लेड टू अ ड्रामा। अब ये तो ड्रामा हो गया भैया, अभी अभी
अभी अभी बांग्लादेश बना हमारा, और बांग्लादेश में लोग अभी अभी रह ही रहे थे आराम से कि जो शेख मुजिब जिनको वो ट्रस्ट करते थे, उनके जो पॉपुलर लीडर थे, उन्होंने ही करप्शन करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने सारी पार्टी हटा दी। तो इस ड्रामा में क्या होता है, एक मिलिट्री अपराइजिंग होती है। मिलिट्री अपराइजिंग मतलब कि एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट टाइप होता है, और उसके अंदर 1975 के अंदर ही जो ये हमारे शेख मुजिब है उनको असैसिनेट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है उनको? असैसिनेट, यानी कि उनको मार दिया जाता है, और एक नया लीडर निकल के आते हैं हमारे जिया और रहमान, एक नए लीडर आते हैं। अब ये मर गए हैं, हमारे शेख मुजिब मर गए हैं, जिन्होंने पार्टीज वार्टीज हटा दी थी, उनको असैसिनेट यानी कि उन्हें पब्लिकली असैसिनेट कर दिया जाता है, एंड एक न्यू लीडर बन के आते हैं हमारे जिया रहमान। ठीक है, अब जिया रहमान अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं, उस पार्टी का नाम हुआ हमारा बांग्लादेश नेशनल पार्टी 1979, याद रखना है, 1 मार्क में आएगा। और ये इलेक्शन लड़ती है और इलेक्शन जीत जाती है। तो अब नया लीडर कौन हो गया बांग्लादेश का? पहले मुजिब थे, अब हो गए जिया रहमान। ठीक है, अब ये डील कर रहे थे। अब क्या होता है, फिर से एक ड्रामा होता है, और इनको भी असैसिनेट यानी कि इनको भी गोली मार दी जाती है। कौन करवाता है ये? जो उस समय का मिलिट्री जनरल होता है HM अरशद। HM अरशद क्या करते हैं, जो ये जिया रहमान थे जो इलेक्शन में जीते थे, उनको असैसिनेट करवा देते हैं। एंड एट द एंड क्या होता है, लोग इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि पहले मुजिब ने आके पार्टी हटा दी, फिर उनका असैसिनेशन हुआ तो जिया रहमान आए, फिर हमारी इलेक्शन हुए, फिर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई, तो ये लेफ्टिनेंट जनरल HM अरशद ने आके उनको भी मार दिया। तो व्हाट इज दिस, लोग परेशान हो जाते हैं, एंड दे स्टार्टेड डिमांडिंग अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा कि हमें अच्छी खासी डेमोक्रेसी अब यहाँ एस्टैब्लिश करनी है, और ये जो HM अरशद है उनके खिलाफ लोग खड़े होने लगते हैं। ये खुद को 5 साल के लिए इलेक्ट कर लेते हैं प्रेसिडेंट। जब ये इनको मार देते हैं ना जिया रहमान को, उसके बाद ये खुद को 5 साल के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लेते हैं। यहीं पे देखो ना, मिलिट्री रूल आ गया, मिलिट्री कूप ही तो हुआ ये, कि जो मेजोरिटी से पार्लियामेंट बनी है उसको हटा के जो जनरल हैगा उसने खुद को प्रेसिडेंट बना लिया। सो दिस इज अ मिलिट्री कूप। तो क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जबरदस्ती थोड़ी सी डिमांड मांग लेते हैं पॉलिटिक्स करने की। स्टूडेंट्स अपनी एसोसिएशन बनाते हैं, और काफी ज्यादा मशक्कतें करके, मेहनत करके 1990 के अंदर, आप देखो स्टार्ट कहां से हुआ, या 1979 के अंदर ये जीते थे, उसके बाद असैसिनेशन हुआ। ऑलमोस्ट 1990 में जाके शेख अरशद जो थे हमारे, लेफ्टिनेंट जनरल जो HM अरशद थे, वो स्टेप डाउन करते हैं, यानी कि वो बाहर आ जाते हैं, वो अपने घुटने टेक देते हैं। और 1991 के अंदर जाके बिल्कुल एंड में, जब हमारा सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, उस समय पे हमारा जो बांग्लादेश है वो प्योर डेमोक्रेसी बन जाता है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अडॉप्ट करते हैं जैसे इंडिया की है वैसे ही, और एक मल्टी पार्टी सिस्टम जैसे इंडिया का है बिल्कुल वैसे ही। और तब बांग्लादेश एक प्योर रिपब्लिक बन जाता है कि अब जाके डेमोक्रेसी मिली है। उससे पहले तो डेमोक्रेसी का दिखावा था, एक लीडर आ रहा था, दूसरे को मार रहा था, दूसरा आ रहा था, तीसरे को मार रहा था, एक ने अपने आपको प्रेसिडेंट बना दिया। सो ये खिचड़ी पक रही थी। 1991 में आके परफेक्ट इलेक्शंस होते हैं, एंड उसके बाद से बांग्लादेश इज अ डेमोक्रेसी। अब ये हो गया हमारा। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। इसमें हम नेपाल के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स, हम नेपाल वाले टॉपिक पे आ गया। तो नेपाल इज अ हिंदू किंगडम एंड इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। हम सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है, जिसमें जो किंग है वो नॉमिनल हेड रहता है, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट चलती रहती है, कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चलती रहती है। तो जो नेपाल था, वहां पे लोग एक बहुत ही ओपन और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट चाहते थे। क्या चाहते थे कि एक अच्छी खासी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो। जो किंग था उसने पार्लियामेंट बनवा तो दी थी, बट फिर भी किंग सब कुछ कंट्रोल करके रखता था। फ्री डेमोक्रेसी सब कुछ वहां पे नेपाल में नहीं थी। तो 1990 के अंदर किंग एक्सेप्ट कर लेता है डेमोक्रेसी की डिमांड। कब एक्सेप्ट करता है किंग? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने की शुरुआत कब होती है? 1990 के अंदर, जब हमारा जो किंग है वो डेमोक्रेसी का डिमांड एस्टैब्लिश कर लेता है, और एक गवर्नमेंट बनती है हमारी नेपाल के अंदर। बट उसका जो करियर होता है वो शॉर्ट होता है और ट्रबल होता है। देखो क्या होता है कि यहाँ के जो किंग होते हैं ये अलाउ तो कर देते हैं गवर्नमेंट बननी, बट उनको छूट नहीं देते हैं, उनको उनका काम तरीके से नहीं करने देते हैं। तो इस वजह से बहुत ही ट्रबल्ड करियर था गवर्नमेंट का, और कुछ समय में वो स्टेप डाउन हो जाती है। तो इस सब के चलते ऑब्वियस है लोग तो चुप नहीं बैठेंगे, प्रो डेमोक्रेसी फीलिंग्स तो सबके अंदर थी उस समय पे। तो 90s के अंदर एक फॉर्मेशन होती है ग्रुप की, माओइस्ट ऑफ नेपाल।
नेपाल। ना हु आर माओइस्ट, माओइस्ट इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो अपनी डिमांड्स को मनवाते हैं। कोई भी डिमांड हो, डेमोक्रेसी रिलेटेड हो, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डिमांड हो, तो वो डिमांड्स को मानते हैं, दे वॉन्ट डिमांड करते हैं। बट वो जो डिमांड करते हैं दे डू इट थ्रू द रैडिकल मेजर्स। रैडिकल मेजर्स मतलब कि गोली लेके, बंदूक हाथ में लेके, लड़ाई मार धड़ाई करके वो अपनी बातें मनवाना चाहते हैं। जैसे इंडिया में नक्सलिट्स वी हैव स्टडीड ना, तो उसी तरीके से जो माओइस्ट हैं ये इंसर्जेंसी वर्ड आपकी बुक में लिखा है, ये इंसर्जेंसी में बिलीव करते हैं। इंसर्जेंसी मतलब मार धाड़ करके ये अपनी बातें मनाते हैं। तो क्या होता है कि ये जितना भी ये जो नेपाल है, यहाँ पे बिल्कुल ही ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है बिटवीन द माओइस्ट एंड द किंग एंड द डेमोक्रेट्स थे, यानी कि जो डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करना चाहते थे। अब हर कोई तो माओइस्ट की तरह ही लड़ाई झड़ाई नहीं करना चाहता था, तो वॉर होता है बिटवीन माओइस्ट गोरिल्ला एंड द आर्मी ऑफ द किंग। तो माओइस्ट क्या कह रहे थे किंग को कि भैया डेमोक्रेसी लाने दो, बट थ्रू द रेडिकल मेजर्स। और जो किंग था, किंग के पास अपनी कितनी सारी आर्मी होती है, हमने देखा है इतने बड़े बड़े हमारे सीरियल्स में जो किंग होते हैं उसमें क्या कम सेना होती है। तो उनके बीच में वॉर चल रहा था और साथ में डेमोक्रेट्स वर ऑल्सो देयर। डेमोक्रेट्स मतलब जो नॉर्मल तरीके से डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे, दे वर ऑल्सो देयर। तो देयर वॉज अ ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट इन नेपाल। अब क्या होता है, अब ये राजा क्या करता है, पहले अच्छी खासी वहां पे कुछ नहीं, फॉर द नेम से एक तो एटलीस्ट पार्लियामेंट थी। 2002 के अंदर वो जो पार्लियामेंट फॉर नेम सेक थी उसको भी अबॉलिश कर देता है और जो गवर्नमेंट थी नेपाल की उसको डिसमिस कर देता है। कब? 2002 में। 1990 में डेमोक्रेसी दे दी थी ना, तो 2002 के अंदर आके जितनी डेमोक्रेसी दी थी वो भी किंग हटा देता है। और अब लोग चुप तो बैठेंगे नहीं, तो लोग स्टार्टेड अ प्रोटेस्ट, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है। एंड एट द एंड ये जो प्रोटेस्ट होता है ये किसकी अंडर में होता है, एक 7 पार्टी अलायंस बनता है। इट इज़ एन अम्ब्रेला काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें डेमोक्रेट्स, माओइस्ट सब लोग इकट्ठे आते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। बुक में फोटोज़ लिखी हैं, इतने सारे नेपाल के सब लोग सड़कों पर उतर आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और जो किंग है उनसे अपनी ऑटोनॉमी वापस मांगते हैं। और अप्रैल 2006 के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर अपराइजिंग होती है। जो ये 7 पार्टी अलायंस है वो उसके फ्रंट में होते हैं, यानी कि जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल लॉन्च करा था, वैसे ही 7 पार्टी अलायंस जो है बिल्कुल आगे होती है उस मोर्चे में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के। एंड एट द एंड अप्रैल 2006 के अंदर हमारी नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो जाती है। अब कुछ लोग, अब डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो जाती है बट इसकी कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक नहीं बनी होती है, ठीक है। तो अब नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम चलता है। तो नेपाल एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्टेज में है, अगर कहें तो अभी तक इसकी कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से नहीं बन पाई है, ऐसी कोई भी कंट्री और नहीं है। तो नेपाल इज़ इन अ ग्रोइंग स्टेज, अभी भी इसकी कॉन्स्टिट्यूशन बनती है। लास्टली 2017 में भी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, टूटती है। तो क्या है, यहाँ के लोग कुछ कहते हैं कि नॉमिनल मोनार्की दे देनी चाहिए। नॉमिनल मोनार्की मतलब कि किंग को थोड़ी सी पावर दे देनी चाहिए, जिससे हम अपने पुराने ट्रेडिशन से थोड़े से लिंकेजेस रख पाए। जो माओइस्ट हैं वो कहते हैं कि हम रेडिकल मेजर्स करेंगे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के। नेपाल को डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, तो वो कहते हैं रेडिकली, यानी कि गरीबों को पैसा देंगे, अमीरों के साथ ऐसा करेंगे। रेडिकल मेजर्स के थ्रू हमें सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना है। और रेडिकल मेजर्स लाना कोई एक ईजी काम नहीं है, लोगों को रेडिकल मेजर्स पसंद नहीं आते हैं। एंड थर्ड क्या है, जो कुछ डेमोक्रेट्स एंड बाकी लोग हैं वो इंडिया और नेपाल के फ्यूचर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। बिकॉज लोग समझते हैं कि जो नेपालीज हैं वो समझते हैं इंडिया जो है उनकी पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है। एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका, ठीक है। तो जो श्रीलंका के अंदर प्रॉब्लम आती है डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने में या फिर जिसमें भी, दैट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द किंग या कोई ऑर्गेनाइजेशन, नहीं। प्रॉब्लम आती है थ्रू 2 एथनिक ग्रुप्स। एथनिक ग्रुप्स मतलब 2 अलग टाइप के लोग, 2 अलग टाइप के पीपल, जैसे रिलीजन के पीपल एक तरीके से आप मान सकते हो। एथनिसिटी मतलब अलग अलग कल्चर्स के लोग। एक थे तामिल्स एंड एक थे सिन्हालास, ठीक है। तो उनकी वजह से एक ऐसा टाइम आता है जब श्रीलंका में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और सेशनिस्ट मूवमेंट हो जाता है। सेशनिस्ट मूवमेंट जब एक ग्रुप डिमांड करने लगता है अपनी अलग एक स्टेट बनाने की, कि हमें बिल्कुल अलग कर दो, हमारी एक अलग कंट्री बना दो। तो दैट हैपेंड इन श्रीलंका। लेट्स स्टडी। तो जो श्रीलंका है, पहले उसको सिलोन कहा जाता था। उसकी जो पॉलिटिक्स थी वो एक ग्रुप डोमिनेट करती थी, यानी कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी ना श्रीलंका की, सिन्हाला कम्युनिटी, वो डोमिनेट करती थी सारी पॉलिटिक्स। यानी कि जो गवर्नमेंट थी वो सिन्हाला कम्युनिटी की थी और वही लोग सारे अपने लॉज बनाते थे। और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी वो वहाँ पे कौन सी थी, हमारी तामिल्स,
ठीक है। तो हमने क्लास 10th में पढ़ा था सिन्हाला मेजॉरिटी में थे और जो हमारे तमिल्स थे वो माइनॉरिटी में थे। तो देखो सिन्हाला जो थे मेजॉरिटी में, इन्होंने क्या करा, जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई और जो भी वो पॉलिसीज़ बनाते थे ना, उसके अंदर इन्होंने तमिल्स को बिल्कुल भी राइट्स ही नहीं दिए। तमिल्स के साथ बहुत गलत करा गया उसके अंदर, उन्हें राइट्स नहीं दिए, उन्हें कुछ से नहीं दिया इसके अंदर। तो इस वजह से उन्हें एजुकेशन और बाकी पॉलिसीज़ में उनको वेलफेयर नहीं दिया। तो इस तरीके से जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो श्रीलंका की पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रही थी। अब ऑब्वियस है जो तमिल्स है वो चुप तो बैठेंगे नहीं, तो तमिल्स क्या करते हैंगे, दे मेड देयर एसोसिएशन, वो अपनी एक एसोसिएशन बनाते हैं जिसका नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। क्या बनाते हैं वो, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जिसका नाम है LTTE। ठीक है। अब एक रीज़न बताओ कि ये जो सिन्हाला कम्युनिटीज़ थी ये तमिल्स को कम से क्यों दे रही थी। तो देखो उसका रीज़न ये था कि ये जो तमिल थे दे वर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, यानी कि श्रीलंका के अंदर पहले से सिन्हाला ही रहते थे और बाद में वहाँ पे इंडिया से तमिल्स मूव करे। तो इसलिए वो कहते थे कि ये आउटसाइडर हैं, हम इन्हें कुछ भी नहीं देंगे, वी विल नॉट गिव देम एनी ऑटोनॉमी, हम कोई कंसेशन नहीं देंगे। तो दे वर नॉट कंफर्टेबल विद द तमिल्स। अब जो तमिल्स है वो श्रीलंका में सेटल डाउन तो हो ही गए हैं, तो इस वजह से उन्होंने अपनी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई। कब बनाई, 1983 के अंदर, जिसका नाम मैंने तुम्हें बता दिया है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। तो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम क्यों बनी, क्योंकि सिन्हाला हक नहीं दे रहे थे तमिल्स को, और वो सिन्हालास क्यों नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो उनको रेफ्यूजी कहते थे, माइग्रेंट्स कहते थे कि तुम हमारे देश में क्यों आए हो, तुम इंडिया जाओ। दे वांटेड दैट। तो इस वजह से यही है एक डीप एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द तमिल्स एंड द सिन्हालास, और यही रीजन था श्रीलंका की जो गड़बड़ हुई थी जितनी भी पॉलिटिक्स में, दिस वाज द सोल रीजन। तो ये जो फाइट हुई बिटवीन द आर्मी ऑफ श्रीलंका एंड जो तमिल था LTTE, तो उसकी वजह से क्या होता है जो तमिल्स थे वो कहते हैं कि फाइट करते हैं श्रीलंका की आर्मी से, कहते हैं कि हमें अपनी एक नई स्टेट बनानी है, यानी कि हमें अपनी एक कंट्री बनानी है जिसका नाम हम रखेंगे तमिल ईलम, सेपरेट कंट्री। और कौन से रीजन में ये मांगते हैं, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द श्रीलंका। अब आपने खुद ही देखा श्रीलंका है ही कितना छोटा सा हमारा, और वहाँ पे श्रीलंका की आर्मी के साथ ये LTTE एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है और ये लड़ती है, वॉर करती है हमारे श्रीलंका की आर्मी के साथ, और कहते हैं कि हमें एक अपनी अलग स्टेट बनानी है जिसका नाम हम रखेंगे तमिल ईलम। अब क्या होता है, जो श्रीलंकन प्रॉब्लम है इट वॉज बिकॉज ऑफ द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। क्योंकि जो तमिल्स है LTTE जिन्होंने बनाई है वो गए तो इंडिया से ही माइग्रेट होके थे ना, तो काफ़ी सालों तक इंडिया कुछ नहीं कहती है इस इशू पे। बट एक टाइम ऐसा आता है 1987 के अंदर, इंडिया सोचती है दैट हमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। अगर कोई मर भी रहा है, अगर तमिल लोग श्रीलंका में भी मर रहे हैं बट दे आर इंडियन तमिल्स होंगे, वो वहीं से माइग्रेट हुए, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और साइन करती है अकॉर्ड विद द श्रीलंका की गवर्नमेंट, यानी कि श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ इंडिया की गवर्नमेंट एक अकॉर्ड साइन करती है। इंडिया अपने सोल्जर्स भेजता है जिनको पीस कीपिंग फोर्सेस कहते हैं, टू स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन द श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड LTTE, यानी कि LTTE और सिन्हाला के बीच में अपना जो कहते हैं ना सॉल्यूशन निकालने के लिए कौन जाता है, हमारे इंडिया से सोल्जर्स जाते हैं। और क्या होता है, अब हम किसकी हेल्प करने के लिए गए हैं, बेसिकली तो हम LTTE की हेल्प करने गए हैं, लिबरेशन टाइगर्स की हेल्प करने गए हैं। बट ये लोग इवेंचुअली, आपकी बुक में वर्ड लिखा है इवेंचुअली, ये हमारे इंडियन सोल्जर्स से ही लड़ाई करने लगते हैं। क्यों करते हैं, दे सेड दैट हमने तुम्हें मदद के लिए बुलाया जो आ गए, व्हाई यू इंटरफेयरिंग इन आवर स्टफ। तो इस तरीके से क्या होता है, हम जिनकी मदद करने गए हैं LTTE की, उनके साथ ही इंडिया के सोल्जर्स की लड़ाई हो जाती है। एंड 1989 के अंदर 87 में फोर्सेस हमारी गई थी, सोल्जर्स गए थे। 1989 के अंदर इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस को वापस बुला लिया जाता है और जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है स्टेबलाइज करना, हार्मनी लाना श्रीलंका के अंदर, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो यू सॉ दैट LTTE ने कैसा बिहेव करा। पहले तो उन्होंने खुद की अपनी एक स्टेट मांगी थी तमिल ईलम, और जब इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस गई तो वो उनसे ही लड़ने लग गए एंड दे सेड दैट इंडिया क्यों इंटरफेयर कर रही है उनके काम के अंदर। तो दिस वाज द श्रीलंकन क्राइसिस। अब ये जो श्रीलंकन क्राइसिस था इसमें वायलेंस इन्वॉल्व था, यानी कि सिविल वॉर हुआ था श्रीलंका के अंदर। बट क्या हुआ,
कि जब भी श्रीलंका के अंदर जो कुछ भी हुआ, श्रीलंका की इकोनॉमी, श्रीलंका की डेमोक्रेसी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं देखा गया। दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल थिंग। जैसे पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट्स थे तो वो डेवलप नहीं हुई, बांग्लादेश में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स थे तो एक टाइम तक वो भी बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुई, नेपाल वॉज नॉट डेवलपिंग बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स, बट श्रीलंका कितने भी घर में कलेश कितने भी हो रहे हो बट डेवलपमेंट पूरी आ रही थी। इस तरीके की बात थी श्रीलंका के अंदर। अब जब इंडिया को तो उन्होंने मना कर दिया हमारी मदद करने मत आओ, तो कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज यानी कि कुछ आइलैंड कंट्रीज जैसे कि नॉर्वे और स्वीडन, दे स्टार्टेड टू नेगोशिएट। उन्होंने इन दोनों कम्युनिटी सिन्हाला और तामिल्स के बीच में नेगोशिएट कराने की कोशिश करी। नॉर्वे जहाँ पे हमारे वाइकिंग्स रहते थे, वो वाली कंट्रीज, आइलैंड नेशंस ने आके इनके सुधार करने की कोशिश करी, हार्मनी करने की। एंड जो हाईलाइटिंग पॉइंट है इसमें वो ये है कि देखो इन्होंने वॉर करा, सिविल वॉर करा, लड़ाइयाँ हुई, जो कुछ भी हुआ, बट इनकी कंसिडरेबल इकोनॉमिक ग्रोथ रही। सीधा 4 मार्क में ये क्वेश्चन आएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे। ये पहली एक ऐसी डेवलपिंग कंट्री थी जिसने पॉपुलेशन को कंट्रोल करा। थर्ड क्या हुआ था, इट वॉज फर्स्ट टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी इन द रीजन, यानी कि साउथ एशिया के अंदर कौन सी कंट्री ने सबसे पहले इकोनॉमी लिबरलाइज करी? आंसर इज श्रीलंका। यू हैव टू लर्न। इसका हाई जीडीपी है एंड पर कैपिटा इनकम भी हाई है, यानी कि यहाँ के लोगों की इनकम ज्यादा है, जीडीपी ज्यादा है, और सिविल वॉर होने के बावजूद यहाँ पे डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश्ड है। इंडिया की तरह 1948 के बाद से ये डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी है, कोई मिलिट्री कूप नहीं हुआ। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ श्रीलंका। आई होप तुम्हें समझ में आ गया। मैं काफ़ी डिटेल में जाके समझा रही हूँ, 5-10 मिनट में मैं एक टॉपिक को समझा रही हूँ बिकॉज आई वांट कि ये सारे टॉपिक्स तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आगे का चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, वहां से जाके आप पार्ट 2 वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने पाकिस्तान एंड इंडिया विद इट अदर नेबर्स और सार्स के बारे में पढ़ाया है। सो यू कैन गो एंड स्टडी। पार्ट 2 वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हो। एंड अगर आपको इस चैप्टर के और किसी और चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी C_सहानी स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा स्टार्टिंग में, और आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, बस जाके आपको मेरी आईडी को फॉलो करना है एंड यू विल गेट ऑल द नोट्स, पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इंग्लिश के, इको के, साइकोलॉजी के, 11th एंड 12th के हर एक सब्जेक्ट के हर चैप्टर के नोट्स मैंने इंस्टाग्राम पे डाले हुए हैं। बस आपको वहाँ पे जाके उनको हाईलाइट सेक्शन में से निकाल कर ले लेना है। अगर इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे तो मैंने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स पिन कर रखे हैं। यू कैन सी नोट्स ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप उस लिंक को टच करोगे सीधा इंस्टाग्राम पे पहुंचोगे और आपको इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। तो तुम्हें किसी रिफ्रेशर को नहीं ढूंढना, किसी बुक को नहीं ढूंढना, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स जो एग्जाम में जरूर आएंगे आपके अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी आई हैव गिवन, गो एंड टेक इट। और अगर हिस्ट्री का चाहिए, देखो नोट्स में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो हिस्ट्री, इको, ज्योग्राफी कोई भी सब्जेक्ट है, नोट्स चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए। एंड इफ यू वांट टू अटेम्प्ट टेस्ट, मैं टेस्ट भी लेती हूँ इंस्टा पे, तो यू कैन गो एंड चेक इट। ओके। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है, क्लास 12 की ह्यूमैनिटीज का, इको, इंग्लिश, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, यू कैन स्टडी इट फ्रॉम मी। ओके, तो आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगी जिसमें हम आगे का चैप्टर कवर करेंगे। आई होप तुम्हें एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अगर इफ यू वांट तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स। एंड अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। एंड येस, अगर सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।